Natural vegetation and wildlife. ये है नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। Yeah. यहाँ पे देखो क्या क्या है, पढ़ो तो इसको। Number specific details. जितने भी स्पेसिस है हमारा पूरे वर्ल्ड में, सबका डिटेल्स है। 47,000 plant specific extinct in world, both in Asia. वर्ल्ड में इसका 15 पोजीशन 10th है और एशिया में 4th। आगे जल्दी। 15,000 flowering plants, 6% in world flowering plant. 89,000 animal specific. 1,200 bird specific, 13% of the world's total bird. ओके एंड 2,500 fishes specific, 20% of bird stock. 5 to 6% of amphibians, reptiles and mammals. जो डेटा है हमारे पास, लो, तो जो Yes. इतना सारा जो है ना स्पेसिस है, ये मत समझना कि इतना पेड़ की संख्या है ना। प्लांट स्पेसिस मतलब इतना तरह का स्पेसिस है जो कि वर्ल्ड में 10th पोजीशन पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, और एशिया में 4th। फ्लावरिंग प्लांट का जो स्पेसिस है वो कितना, तो 15,000 है। इधर से एनिमल का देखो कितना स्पेसिस, 89,000। बर्ड स्पेसिस 1200, फिश स्पेसिस 2500, एंड व्हाट अबाउट द एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड मैमल्स? 5 to 6%. गुड। सो ये स्पेसिस का सिर्फ बता रहे हैं, ठीक ना। अब देखो व्हाट इज वर्जिन वेजिटेशन, इसमें आ जाओ, पढ़ो तो। वर्जिन वेजिटेशन किसको कहेंगे, पढ़ो तो। What is virgin vegetation? A plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by human for a long time called virgin vegetation. ये उस टाइप का वेजिटेशन होता है जो खुद ब खुद ग्रो कर जाता है नेचर के द्वारा। यहाँ ह्यूमन डिस्टर्बेंस मीन्स ह्यूमन यहाँ पे कुछ नहीं करने जाता, बिना ह्यूमन के आए ही ये खुद ब खुद बड़े होते चले जाते हैं टाइम पीरियड के दौरान। तो इसी को वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। क्लियर? क्वेश्चन बढ़िया है यस। है ना। आगे What factors are responsible for the huge diversity in flora and fauna kingdom? कौन सा फैक्टर है जो फ्लोरा और फौना किंगडम को अलग अलग करता है? रिलीफ, लैंड और सॉइल? फ्लोरा और लैंड और फौना दूसरा को soil। कौन, वो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो फ्लोरा और फौना को अलग अलग करता है? माने किस आधार पे कहते हैं कि कौन फ्लोरा है, कौन है जो फौना है? तो लैंड में देख लो और सॉइल सॉइल में देख लो। आगे लैंड, नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। मतलब लैंड से हमें ये पता चलता है कि ये किस टाइप का वेजिटेशन है। फर्टाइल लेवल ऑफ लैंड जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर, और जो फर्टाइल टाइप का लैंड होता है, उपजाऊ जमीन, वो हम लोग ऐसे भी वहाँ पे एग्रीकल्चर करना चाहेंगे। अनडेटिंग एंड रफ टेरेन आर एरिया विच ग्रासलैंड एंड वुडलैंड्स डेवलप्ड एंड गिव शेल्टर टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। जहाँ पे रफ एरिया होता है, जहाँ पे उतना अच्छे से खेती नहीं हो पाता है, वो एरिया हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। वहाँ पे ग्रास लैंड हो जाता है, वुडलैंड हो जाता है, खुद ब खुद जंगल टाइप का हो जाता है। और वहाँ पे उन लोगों को आश्रय मिलता है जो वाइल्ड एनिमल हैं। जैसे कि कोई वाइल्ड एनिमल है तो वो उसी सब जगह पे रहता है, हैबिटेट उनका वही होता है। और सॉइल से डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिक फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। जैसे ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं। ब्लैक सॉइल में कॉटन होता है, तो जैसा जैसा सॉइल होता है उसी उसी प्रकार का कल्टीवेशन भी होता है। सैंडी डिजर्ट सॉइल सपोर्ट कैक्टस एंड थ्रोनी बुशेस। जो सैंडी सॉइल होता है वो कैक्टस को, थॉर्नी बुशेस को वहाँ ज्यादा होता है। वेट मार्सली डेल्टिक सॉइल सपोर्ट मैनग्रोव्स एंड डेल्टिक वेजिटेशन। मैनग्रोव और डेल्टिक वेजिटेशन जहाँ पे चिपचिपा होता है, कीचड़ टाइप होता है, भींगा भींगा सा होता है, वहाँ पे मैनग्रोव टाइप वेजिटेशन होता है। एंड द हिल्स सम डेप्थ ऑफ द सॉइल
कॉन्फियस ट्री, और जो पेड़ पे होता है वहाँ ज्यादातर हम लोग कोन जो ऐसे क्रिसमस ट्री टाइप, जैसे हम लोग उस टाइप का पेड़ ज्यादा वहाँ देखते हैं पहाड़ कॉनिफेरस वगैरह पे। ट्रीज। हाँ, कॉनिफरस ट्रीज जो क्लियर ऊपर क्लियर। से ऐसे। या Yes, sir. गेटिंग ना। Yes. ओके, व्हाट अबाउट क्लाइमेट? Climate, temperature, the character and extent of vegetation are mainly determined by temperature along with humidity in air, precipitation and soil. जैसे हम लोग क्लाइमेट पे पढ़े थे, प्रेसिपिटेशन के बारे में जानते हैं, ह्यूमिडिटी ये सब के बारे में तो जानते हैं। तो वहाँ टेम्परेचर पे आधार करता है, जैसे टेम्परेचर, कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइन ऑफ, जैसा जैसा वहाँ वेजिटेशन होगा ये सब किस पे आधार करता है, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, प्रेसिपिटेशन पे और सॉइल पे, एयर पे, यही सब पे आधार करता है ना कि कैसा वहाँ टेम्परेचर होगा। On the slopes of the Himalaya and the hills of the peninsula above height 950 meter and the fall of temperature affect the type of vegetation and its growth and change into tropical, subtropical temperature and applying vegetation। और जो हिमालय के जो स्लोप्स हैं, ढलान है वहाँ, एंड द हिल्स ऑफ पेनिनसुला, और जो पेनिनसुला पे जो हिल्स है वो 915 मीटर ऊंचे हैं, एंड द फॉल ऑफ टेम्परेचर अफेक्ट, और जो टेम्परेचर वहाँ पे अफेक्ट करता है, हम लोग देखे थे एल्टीट्यूड से टेम्परेचर का अफेक्ट पड़ता है। तो ऊपर नीचे से पड़ेगा ना टेम्परेचर का अफेक्ट, तो ऊपर नीचे से जो टेम्परेचर का अफेक्ट पड़ता है तो वहाँ वेजिटेशन पे भी अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर होगा वैसा ही वेजिटेशन ग्रो होता है, एंड इसी की वजह से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर में वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अप्लाइंग वेजिटेशन में अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन वहाँ पे होते हैं। अब फोटो पीरियड, the vegetation enduring the sunlight at the different places in due to difference of latitude, altitude, season and duration of day। अब जैसे लैटिट्यूड एल्टीट्यूड यहाँ पे हुआ था, वैसे ही फोटो पीरियड में ये होता है, कहीं पे ऊपर रहता है कहीं पे नीचे होता है। तो टेम्परेचर के आधार पर, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के आधार पर, जो लैटिट्यूड, सीजन, ड्यूरेशन ऑफ डे, उसी के आधार पर अलग अलग टेम्परेचर होता है अलग अलग स्थान पे। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट विल ग्रो फास्टर इन समर, क्योंकि गर्मी में ज्यादा वो धूप आता है, तो इसी कारण गर्मी में जो पेड़ होते हैं वो ज्यादा बढ़ते हैं, उनको ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने को मिलेगा तो वो ज्यादा बढ़ेंगे। Precipitation in India, the advancing southwest monsoon are retreating northern monsoon bring in the almost entire rainfall। retreating monsoon के बारे में हम लोग क्लास में पढ़े थे, एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून। तो इंडिया में दोनों मानसून होता है, जैसे कि इन इंडिया द एडवांसिंग मानसून, साउथ एंड वेस्ट मानसून, एडवांसिंग मानसून जिसको हम लोग साउथ एंड वेस्ट मानसून भी बोलते हैं, एंड रीच मानसून जिसको हम लोग साउथ ईस्ट मानसून बोलते हैं, ब्रिंग इन ऑलमोस्ट इंटायर रेनफॉल, और वो बहुत ज्यादा वर्षा लेके आता है, मतलब हम लोग को जितना चाहिए होता है, जितना हमारा हैबिटेट है उस अनुसार वो बारिश लेके आता है। एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल मोर डेंस वेजिटेशन एज कम्पेयर टू द अदर एरिया इन लेस रेनफॉल। जैसे मार्किन राम हम लोग जानते हैं वहाँ बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, तो वहाँ का वेजिटेशन भी बहुत डेंस होगा। वहां पे मतलब नेचुरल वेजिटेशन जो होगा वो खुद के आधार पर, जहाँ वहां अगर बारिश होता है तो गर्मी भी सही से होती होगी और बारिश भी सही से, तो पौधों को सब कुछ मिल रहा है ना, तो वो ज्यादा वहां पे डेंस होंगे ना। और जहाँ पे लेस रेनफॉल हो रहा है जैसे राजस्थान, वहाँ क्या होगा, थोड़ा बहुत कैक्टस, वहाँ सैंडी टाइप सॉइल होगा, तो वहाँ ज्यादा वेजिटेशन नहीं हो पाएगा। बींग्स, व्हाई द फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग। हमारे लिए पेड़ जरूरी क्यों है? दे आर रिन्यूएबल सोर्स, ये रिन्यूएबल, These are the renewable resources। रिन्यूएबल मतलब रिन्यूएबल मतलब जिसको रिन्यू किया जा सके। हमारे पास जितने भी या तरह का रिसोर्सेस है उसमें मालूम है ना, एक रिन्यूएबल है और क्या है? Non-renewable. नॉन रिन्यूएबल। सो प्लांट्स, फॉरेस्ट, ये सब को क्या बोलते हैं? ये दीज आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेस ना। ओके, these are the renewable resources।
play a major role in enhancing the quality of environment। और ये इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट ये चेंज कर सकते हैं प्लांट, अगर प्लांट ना हो तो सोचो क्या होगा, फॉरेस्ट ना हो, हमारे लिए ये बहुत बहुत बड़ा रोल प्रदान करते हैं। मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट। इन्वायरमेंट के क्वालिटी को इनहेंस करने में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं होगा, बहुत चीज बदल जाएगा। और मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, जो हम लोग को क्लाइमेट मिल रहा है उस वो भी इन्हीं फॉरेस्ट के आधार पर है। अगर अभी सारे पेड़ कट जाए तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, अगर थोड़े और पेड़ लग जाए तो थोड़ा ठंडा सा होने लगेगा। मानसून टाइप इसी पेड़ की वजह से है। कंट्रोल सॉइल इरोजन, और हमें इससे बचाने के लिए सॉइल इरोजन को, जब सॉइल इरोजन होगा तो उनकी जड़ें कमजोर होने लगेंगी, तो हमें इससे कंट्रोल करना है। रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो। स्ट्रीम फ्लो मीन्स एक धारा में वो जो फ्लो होता है वही रेगुलेट करना है, वही रेगुलर आगे बढ़ाना है। सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री। हम लोग एक बहुत प्रकार का इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं सब फॉरेस्ट में, वो सब प्रोवाइड लाइवहुड फॉर मेनी कम्युनिटीज। और इतने सारे जैसे जानवर हैं जो कि फॉरेस्ट में रह रहे हैं, वो इतने लोगों को शेल्टर दे रहा है। ऑफर पैरानॉमिक एंड सेंसिक व्यू ऑफ रिएक्शन। पैरानॉमिक और सेंसिक मीन्स सीनिक व्यू और पैनारोमिक मीन्स जो नजारा जो है देखने के लिए वो बहुत बहुत जबरदस्त लगता है ना। पैनारोमिक मीन्स हाँ, व्हाट, जैसे जंगल है, पेड़ है, जानवर है, सब कुछ है ना। तो देखो या इसको जहां भी देखते तो देखने में कैसा लगता है, तो एक सीनिक व्यू एकदम दिखता मजा है कि आता नहीं। है। सीनिक व्यू उसी को या कहते हैं पैनारोमिक व्यू, जो कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिक्रिएशन। एंजॉयमेंट का एक अच्छा खासा है कि नहीं। ये आपके माइंड में पॉजिटिव व्यू भी बढ़ता है। So this is it offers a panoramic or you can say a scenic view for recreation, entertainment का एक तरह से। या जैसे अभी देख रहे हो ना कंट्रोल सब, माइंड फोर्स। नेचर सफारी, जू कंट्रोल माइंड, सफारी जो बोलते हैं ना, या वो इसी पे डिपेंड करता है ना। यस सर। देन कंट्रोल वाइंड फोर्स, टेम्परेचर एंड काउजेस ऑफ रेनफॉल। फॉरेस्ट की वजह से जो वाइंड का फोर्स है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, सब इसी की वजह से कंट्रोल में है। फॉरेस्ट की वजह से, अगर ये नहीं और होगा इसी तो वजह कुछ से नहीं बारिश भी होगा। होता है ना। हाँ, फॉरेस्ट नॉट प्रोवाइडेड ओनली ह्यूमन forest not only control wind force and temperature, it also it is responsible for the rainfall. काउजेस ऑफ रेनफॉल। प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल, और सॉइल को ह्यूमस भी यही प्रदान करता है। प्रोवाइड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ जितने भी तरह के जीव जंतु आश्रय देता है। So so these are the importance of forest, you know. या if फॉर there ह्यूमन बींग। if the forests are not present, then you can imagine, and you cannot imagine what will happen. Like soil erosion will be increased, local climate will be affected, quality of या environment will be enhanced. So these are the very there we find we will face many problem if there are no forest. India's natural इंडिया vegetation. एंड अंडरगोन मेनी चेंज ड्यू टू वेरियस फैक्टर। इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन हैज अंडरगोन मेन चेंज ड्यू टू वेरियस फैक्टर। इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो चेंज होते जा रहा है कुछ फैक्टर की वजह से। वाई आर दे, और ऐसा हो क्यों रहा है? दे ग्रोइंग डिमांड ऑफ कल्टीवेटेड लैंड। इंडिया में सब ज्यादातर लोग फार्मर्स हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं बिहार और यूपी। हम लोग अपने आसपास ही देखते हैं तो हम लोग कल्टीवेटेड लैंड चाहते हैं खेती करने के लिए। डेवलपिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड माइनिंग, और जो बच गए खेती नहीं कर पा रहे वो इंडस्ट्री और माइनिंग ये सब का काम चालू करना चाहते हैं। अर्बनाइजेशन, अब सब कुछ डेवलप्ड हो रहा है, शहर बनता जा रहा है, तो इस इन सब चीजों के लिए हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग ऑफ पास्चर्स, हम लोग ये अपने गाय भैंस वो सबको खिलाने के लिए जंगल लेके जाते हैं। मीन्स हर तरह से हम फॉरेस्ट का नुकसान कर रहे हैं। पहले तो हम लोग को कल्टीवेटेड लैंड चाहिए, जंगल से काट के ले आएंगे। मीन्स वहां पे जो सॉइल में ह्यूमस है हम लोग उसको यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी वो नहीं छोड़ते, और फिर हम उसके बदले पेड़ लगाते भी नहीं है, इसीलिए हमारा क्लाइमेट ऐसे चेंज होते जा रहा है।
तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है पहले से, तो बहुत सारा बदलाव देखने को मिल रहा है। बहुत सारा मतलब वो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। और किस वजह से वो प्रभावित हो रहा है, तो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स। वो फैक्टर ये है कि पहला तो क्या हो गया कि हमारा जो कल्टीवेटेड लैंड है, इसका डिमांड जो है वो कंटिन्यूअली ग्रो करता जा रहा है। लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक कल्टीवेटेड लैंड मिले उन्हें। इसके साथ साथ बहुत सारा हम लोग इंडस्ट्री लगाते हैं। इंडस्ट्री हमारा कई तरह का होता है, फॉरेस्ट वेस्ट भी होता है और दूसरे तरह का भी इंडस्ट्री होता है, माइनिंग होता है। ये सब के डेवलपमेंट होने की वजह से हम लोग अपने नेचुरल वेजिटेशन को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करने का प्रयास कर रहे हैं ना, प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण भी हो रहा है। इस वजह से भी हमारा नेचुरल वेजिटेशन क्या हो रहा है, तो प्रॉब्लम में आ रहा है। इसके अलावा ओवर ग्रेजिंग। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन आवर नेचुरल वेजिटेशन। क्लियर? यस सर। अब यहीं पे देख लो उसी का, ये जो पांचों पॉइंट हमने देखा, इसी का यहाँ पे एक पिक्चर के रूप में हम लोग देखेंगे। ये क्या है? तुम्हारा अर्बनाइजेशन दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग दिखने को मिल रहा है ना? तो ये सारा चीज है। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? Ecosystem. All the plant and animal in given area are interlinked and interdependent on each other as well as physical environment forming on ecosystem. मतलब जैसा कि हम लोग देखते हैं प्लांट और एनिमल सब एक दूसरे के ऊपर आधारित है। जैसे कि बोथ आर इंटरलिंक्ड ईच हर अदर, चीज है ना? ये या उस पे जैसे कोई डिपेंडेंट है, वो इस पे डिपेंडेंट। जब सब इंटरलिंक्ड है और इंडिपेंडेंट ऑफ ऑन ईच अदर एक दूसरे पे ही निर्धारित है एज वेल एज फिजिकल निर्भर है, एनवायरनमेंट। नॉट निर्धारित, निर्भर है। हाँ निर्भर है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम तुम पर निर्भर हैं, तुम हम पर निर्भर नहीं हो। बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, बोथ आर इंटरलिंक्ड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है सब। यस सर, तो सब एक साथ दूसरे साथ से जुड़ा हुआ है। गुड। और इतना ही नहीं, हम लोग फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, सबके साथ हमारा कनेक्शन है, ठीक ना? और ये सब मिला करके क्या बनाता, तो इकोसिस्टम बना। गॉट इट? ह्यूमन बीइंग आल्सो ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। और हम ह्यूमंस भी इसके पार्ट है, इसका एक भाग्य है। ठीक है। इंटीग्रल पार्ट मतलब सबको मिला करके। तो सबको मिला करके, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं है। वी आर ऑल्सो एन हाँ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। क्लियर? यस सर। Now we will see the difference between flora and fauna. फ्लोरा means plant and fauna means species. Continue. Flora means plant of a particular region or a period listed by specifics and considered as a group. फ्लोरा को हम लोग मेनली फ्लोरा को ऐसे याद रखते हैं, फ्लोरा को प्लांट के लिए लिया जाता है, अलग अलग See, स्पेसिफिक्स फ्लोरा ऑफ को प्लांट, प्लांट, अलग प्लांट अलग वर्ल्ड प्रकार को के फ्लोरा कहेंगे। ठीक है, या और प्लांट एनिमल वर्ल्ड। वर्ल्ड को फौना बोलेंगे। और वो भी किस कब कहेंगे, तो प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड, यानी किसी खास समय में प्लांट्स का जो ग्रुप होगा, है ना? या किसी खास रीजन में प्लांट का जो जो भी प्लांट्स होगा, एंड इफ दे आर लिस्टेड बाय स्पेसीज, अगर वो स्पेसीज के द्वारा लिस्टेड है, सो दे आर कंसिडर्ड एज ए ग्रुप, और उसी ग्रुप को नाम देते हैं फ्लोरा। फौना, फौना सेम थिंग, स्पेसिफिक अगर स्पेसिफिक ऑफ एनिमल ऑफ एन एरिया, अगर एनिमल का सब लेंगे अगर एक तरफ तो उसको फौना बोल देंगे। ए नोट ऑन द इंडियन फ्लोरा। जो भी हमने जो डेटा देखा था ना, 47,000 प्लांट्स स्पेसीज, 50,000 फ्लावरिंग प्लांट्स, तो दीज आर द डिटेल्स ऑफ इंडियन फ्लोरा। गॉट इट? स्टार्ट रीडिंग। यस 47,000 plant specific, 10th in the world and 4th in the Asia। 47,000 स्पेसिस है पूरे प्लांट के, जिसका 10वां भाग पूरे वर्ल्ड में 10 पार्ट पड़ता है, तो पूरे चौथा वर्ल्ड में पार्ट इसका बस 10th एशिया में पोजीशन है। पड़ता है। और 15,000 फ्लावरिंग प्लांट, 6% ऑफ द बर्ड्स टोटल, और 6% वर्ल्ड का बस फ्लावरिंग प्लांट है।
जिसमें 15,000 तरह के अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट मिलेंगे। इंडिया इंडिया में ऑल्सो है। इज रिच इन नॉन फ्लावर या इंडिया इज ऑल्सो रिच इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट लाइक फेंस एल्गी एंड फंगी। और इंडिया तो इतना रिच है कि उसमें बहुत तरह, जैसे कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट एल्गी वगैरह, फेंस एंड फंगी, ये सब भी बहुत ज्यादा है इंडिया में। फ्लोरा रेंज from one found in tropic to Antarctic region due to country अंटार्कटिक है। varied Arctic कंटिन्यू। Arctic region due to country varied relief temperature and rainfall condition। जो फ्लोरा रेंज है वो पूरा फैला हुआ है ट्रॉपिक से लेके आर्टिक तक, क्योंकि हर जगह का टेम्परेचर वेरीफाइड है, रिलीफ फीचर वेरीफाइड है, रेनफॉल कंडीशन अलग अलग है, तो फ्लोरा सब जगह अलग अलग होगा। उसके लिए हैबिटेट चाहिए ना, जहाँ पे जैसा फ्लोरा ग्रोन करेगा वहां पे उस टाइप का वो होगा। most of the Himalayan peninsula region are covered with indigenous vegetation। मतलब ज्यादातर जो हिमालय है पेनिसुला, वो इंडिजियस वेजिटेशन जो खुद ब खुद उग जाता है। दिस स्पेसिफिक आर फाउंड इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड द थार डिजर्ट। और इस टाइप के स्पेसिफिक और नॉर्थ इंडिया में और थार डिजर्ट में भी पाए जाते हैं। ऑनिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री डेवलप सेवरल प्लांट्स एंड टैक्सिंग इंस्टीट्यूशन। जो जो प्लांट का डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं फॉर एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, तो बहुत ज्यादा प्लांट है, सेवरल प्लांट है जो कि टैक्सिंग एक्सटेंस, मतलब उनका विलुप्त हो रहा है। जैसे प्लांट भी विलुप्त हो रहा है ना, हम अगर रेगुलर कटिंग करते चले जाएंगे तो कभी पता वो लास्ट, मतलब प्लांट का वो लास्ट पार्ट बचे, और उसके आगे जब तक हम प्लांट नहीं लगाएंगे तब तक तो फिर उसका धीरे धीरे नामो निशान खत्म हो जाएगा। एंड द वेजिटल कवर इन इंडिया इन अ लार्ज पार्ट इज नो मोर नेचुरल इन रियल सेंस। अब बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादातर इंडिया का पार्ट है जो कि नेचुरल नहीं बन रहा है, अब सब वर्चुअल हो गया है, एक्सेप्ट सम ऑफ द इनसेसेबल रीजन लाइक थार डिजर्ट और द हिमालय। कुछ को छोड़ के, थार डिजर्ट को छोड़ के, हिमालय को छोड़ के, मतलब ज्यादातर है कि हम लोग काट के इंडस्ट्री लगा दिया, एग्रीकल्चर कर दिए हैं, अब ज्यादा नेचुरल कुछ नहीं बचता है। द वेजिटेशन हैन बीन डिस्ट्रॉयड, मतलब जितना भी वेजिटेशन था वो सब बर्बाद हो चुका है। इन सम प्लेसेस और रिप्लेस और डिगार्ड बाय ह्यूमन ऑक्यूपेंसी। मतलब ज्यादातर प्लेस में रिप्लेस कर दिया गया है, डिगार्ड कर दिया, उसको खत्म कर दिया गया है ह्यूमंस के द्वारा। ह्यूमन लोग ने अपने स्वार्थ के लिए पौधे काट के वहां पे मतलब नेचुरल को हटा दिया है। व्हाट आर बायोम्स? What are the biomes? What is the basis of their grouping? A large, a very large ecosystem on land having distinct type of vegetation and animal life is called a biome. लैंड पर बहुत बड़ी संख्या में इकोसिस्टम है और वो बहुत प्रकार के वेजिटेशन है, एनिमल लाइफ है, उसी को बायोम कहते हैं। प्लांट फॉर्मेशन आर यूज्ड एज बेसिक ऑफ देयर ग्रुपिंग और आइडेंटिफिकेशन। प्लांट फॉर्मेशन जो होता है उसके ग्रुपिंग के प्लांट आधार पर और फॉर्मेशन जो है हाँ, प्लांट फॉर्मेशन जो यूज होता है वो किस आधार पे होता है? तो उसके ग्रुपिंग और आइडेंटिफिकेशन के आधार पर। आइडेंटिफिकेशन मतलब कौन किस तरह का पौधा है ना, तभी ना हम ग्रुप करेंगे बुआ। यस एक जैसा पौधा रहेगा तभी ना उसको एक ग्रुप में रखेंगे। यस एक जैसा का मतलब क्या हो गया कि अगर इन टर्म्स ऑफ हाइट की बात करें तो अगर 3-3 फीट का, अगर बहुत सारा प्लांट का स्पेसीज अलग अलग है, लेकिन अगर वो 3-3 फीट का है तो उसको एक अलग ग्रुप कर देंगे, ठीक ना। कोई लंबा लंबा पौधा है तो उसका एक अलग ग्रुप कर देंगे। तो उसके आइडेंटिफिकेशन के आधार पे किसी का लीफ एक जैसा है ना, तो उसका उसको जब भी ग्रुप करेंगे तो उसमें कुछ क्राइटेरिया देखेंगे, उसी आधार पे हम यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ तुम्हारा बायोम है, बायोम में क्या क्या आ जाता है? तो इकोसिस्टम, जो बहुत बड़ी जो इकोसिस्टम है हमारा, जो कि जमीन पर है, इसमें और क्या क्या वेजिटेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ, है ना, तरह तरह का वेजिटेशन है, तरह तरह का एनिमल लाइफ है। तो ये सब को मिला करके हम क्या कहेंगे? तो बायोम कहेंगे। क्लियर? यस देन
The 5 principal biomes of the world, listed in order of ability of soil. पहले वर्ल्ड का Water, 5 प्रिंसिपल बायोम मतलब 5 को जो मेन जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट yes, है ना, इसको छोटा लेवल पे नहीं चलो। 5 प्रिंसिपल बायोम्स वो क्या क्या है वो देखो। listed in order of ability of soil, water and heat. और ये 5 बायोम्स जो बता रहे हैं वो किस आधार पे वो इसको लिस्ट किया गया है, लिस्ट बनाया गया है? सॉइल के एबिलिटी के आधार पे और वाटर के एबिलिटी के आधार पे और हीट के एबिलिटी के आधार पे। हाँ, और वो पांचों The कौन कौन five है? the 5 principal biomes of the world are forest, savanna, grassland, desert, tundra. ड्रा Tundra. से पढ़ो तो, जैसे शुरू में पढ़ी थी। Tundra. Tropical rainforest require rainfall above 200 centimeters with short dry season. पर्याप्त मात्रा में रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होते हैं। कह रहा है ना कि वर्षा के रेनफॉल रिक्वायरमेंट कहाँ पे होता है? बोलो। शॉर्ट ड्राई सीजन में। नहीं नहीं, शॉर्ट ड्राई सीजन के साथ साथ 200 से ऊपर रेनफॉल की जरूरत पड़ता है। कहाँ पे? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में शॉर्ट ड्राई सीजन के साथ साथ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रेनफॉल 200 से 200 ऊपर चाहिए। सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए। Found in rainy parts, western slopes of Western Ghats and island group of Lakshadweep and Andaman and Nicobar Island, upper part of the Assam, Tamil Nadu coast. और ये बहुत ट्रॉपिकल रेन सारे फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? तो इन द रेनी पार्ट, ट्रॉपिकल और रेनी पार्ट। हाँ, देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फाउंड इन द रेनी पार्ट्स। और रेनी पार्ट्स में क्या क्या आता है? तो वेस्टर्न स्लोप्स वेस्टर्न ऑफ स्लोप वेस्टर्न ऑफ घाट। घाट और आइलैंड जो है लक्षद्वीप का, अंडमान एंड निकोबार का और ये असम के सबसे ऊपर पार्ट में और तमिलनाडु का कोस्ट में। Trees reach great heights up to 60 मीटर्स। meter और यहाँ पे of पाया जाने वाला जो level। ट्रीज होगा, इस वो तरह से 60 देखो, मीटर से ज्यादा यहाँ का लॉन्ग है जितने भी और पेड़ होगा उसका हाइट क्या होगा? एवं 60 60 मीटर तक मीटर। ऊंचा होगा, और इवन मोर 60 मीटर उससे भी ज्यादा हो सकता है आगे। Since the region is warm, यहाँ का रीजन देखा जाता है तो वो वार्म होता है एंड वेट वेट थ्रू आउट द ईयर और सालों भर। यहाँ ठंड गीला भी होता है पूरे थ्रू आउट द ईयर साल। मीन्स व्हाट? पूरे साल। सालों भर ही एक जैसा रहता है। इट हैज luxuriant vegetation of all kinds। यहाँ का वेजिटेशन जो है वो लग्जरियंट है और लग्जरी सभी मतलब बहुत प्रकार का है। बहुत अच्छा होता है लगभग। और ये वेजिटेशन लगभग हर तरह के वेजिटेशन के लिए होता है। जैसे ट्रीज हो गया तो उसके लिए भी लग्जरिएट Shrubs and लग्जरिएंट creeper श्रब्स। ठीक है। गिविंग इट अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये और सब ये जो है वो मल्टी लेयर लेयर्ड स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को। फॉर्म बनाता है। मतलब देखो, ट्रीज, श्रब्स, क्रीपर, ये सब के हिसाब से मतलब किस मतलब फेवरेबल सिचुएशन होता है ना, तो इस वजह से फॉर्म्स, या कह सकते हैं कि ये एक तरह के मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर को ये देता है आगे। Even green forests, as there is no definite time for tree to shed their leaves, their forests appear green all the year round। इवन ग्रीन जो फॉरेस्ट है वहां पे डिफिनिट टाइम नहीं यहाँ होता का है। जंगल जो है वो एवरग्रीन होता है, ऐसे कहो, एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन मतलब सदा यहाँ हरियाली। पूरे यहाँ का जो इवन ग्रीन जो जंगल होता है उसका टाइम नहीं होता है अपने पत्ते को लीव शेड गिराने करने के का। लिए। हाँ। दिस फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल ईयर अराउंड। ये जो जो इवन ग्रीन का जो फॉरेस्ट का जो पत्ता है वो हमेशा
पूरे साल ग्रीन रहता है। कमर्शियल इम्पोर्टेंट ट्री आर इनोवी, मैगो, महोगनी, mahogany and rosewood, rubber and किनकोना, चिनकोना। किनकोना। पढ़ो तो, किनकोना। फिर से पढ़ो। किनकोना। गुड। कमर्शियल यूज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं ये इम्पोर्टेंट सब ट्री। मतलब जिसको व्यापार के स्तर पे ले जाया जा सकता है ना। कॉमर्शियली अगर कोई ट्रीज अगर होगा तो उसमें इसका नाम आता है। फिर से बोल दो। कमर्शियल जो भी ट्री है वो इनोवी, इवोनी, mahogany एंड rosewood, rubber एंड किनकोना। आगे। Common animals found elephants, monkey, lemur and deer. हाँ, यहाँ पे यहाँ का एलिफेंट जो मिलेगा तुमको, टूसी मिलेगी, डियर, सलोनी मिल सकती है कि नहीं? ऑफ कोर्स है ही तो। नहीं, प्रिया मिल जाएगी। वो मिल जाएगी ना, ये सब कॉमन है। हाँ, प्रिया पक्का मिलेगी। पक्का। हाँ। अरे तुम तो सबसे पहले है। जैसे अच्छा। वहां पहुंचोगी ना तो इधर उधर खूब मिलेगी तुमको। ओके एंड। One horned rhinoceros found in the jungle of Assam and West Bengal. ये यानी yes. और Others plenty of birds, bats, sloth, scorpions and a snail are found. और ये जो birds, bats, sloth, scorpions and snail यहाँ सब पाए जाते हैं मतलब ट्रॉपिकल यहाँ पे रेन देखो, फॉरेस्ट। हम लोग क्या देखे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को पूरी तरह से दिमाग में बैठा हो क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे शॉर्ट 200 ड्राई सेंटी सीजन। In tropical rainforest, required rainfall above 200 centimeter and short dry season. यहाँ पे जो रेनफॉल है वो कम 200 सेंटीमीटर से भी और ड्राई सीजन यहाँ पे होता है, मीन्स गर्मी ज्यादा होती है। हाँ। फाउंड इन रेनी पार्ट, वेस्टर्न स्लोप, वेस्टर्न एंड of Western Ghat Island group of Lakshadweep, अंडमान निकोबार, अपर पार्ट ऑफ आसाम, तमिलनाडु कोस्ट। और ये है जो रेनी पार्ट में पाया जाएगा, जैसे कि वेस्टर्न घाट में, इसलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यहाँ पे ये लोग ज्यादा पाया जाएगा। आसाम में, तमिलनाडु के कोस्ट पे ये सब जगह ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाया जाएगा। ट्री रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर्स, और यहाँ के ट्री होते हैं 60 मीटर से ऊपर चले जाते हैं, और इवन मोर। मतलब जहां गर्मी होती है वहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, ये बताए थे, तो यहाँ पे पेड़ की हाइट भी बढ़ेगी। Since the region is warm and wet throughout the year, it has a luxuriant variety of shades, क्योंकि यहाँ पे गर्म और यहाँ पे वेट भी होता है, मतलब यहाँ बारिश और गर्मी दोनों होता है, तो यहाँ पे बहुत प्रकार के वेजिटेशन हैं, ट्री हैं, स्क्रब्स हैं, क्रीपर्स हैं, गिविंग इन द मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। वो भी एक जैसे नहीं, बहुत ज्यादा मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, परत पे परत, इस टाइप का। Evergreen forests, as there is no definite time for trees to shed their leaves, these forests appear green all over the। और इस यहाँ के एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि उनको टाइम ही डिफरेंट टाइम नहीं है उनका सेट करने का, लिप्स को सारा गिराने का, सो इसे हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे साल ग्रीन रहता है। कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्री आर इबोनी, महगोनी एंड रोजवुड, रबर एंड सिंचोना। यहाँ के जो जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं जो है इवोनी, महगोनी, रोजवुड, रबर और चिंचोना, ये सब प्लांट्स है इस वेजिटेशन के। कॉमन एनिमल फाउंड एलिफेंट, मंकी, लेमनर एंड डियर, वन हॉर्न्ड राइनासोरस फाउंड इन जंगल ऑफ असम इन वेस्ट बंगाल। ये लोग जंगल वेस्ट बंगाल और असम के जंगल में जो जो पाए जाते हैं वो है एलिफेंट है, मंकी है, लेमूर है, डियर है, वन हॉर्न, एक सिंह का ये राइनोसोरस है। Other plenty of birds, bats, इतना sloths, ही नहीं, zebrans, seals are। इतना ही नहीं, इसके अलावा कुछ और भी दूसरे तरह में अगर अदर्स की बात करें तो उसमें प्लेंटी ऑफ बर्ड्स आर देयर, बैट्स आर देयर, Yeah, स्लॉथ, स्कॉर्पियन, स्नेल्स आर फाउंड। yeah, यहाँ देखो, टोटल इमर्जेंट ट्रीज, डेंस कैनोपी, शॉर्ट ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, है ना। देखो ये सबका हाइट दिया गया है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर। 50 तो, मीटर। तो ये हो गया स्ट्रेटिफिकेशन ऑन ए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट।
देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, देखो तुम सदा इस तरह से रहेगा तुमको, है ना, कोई तुमको सूखा नजर नहीं आएगा। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, Tropical deciduous forest required rainfall between